नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का अपना टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 के मध्य संघ का उल्लेख किया गया है। वहीं भारतीय संविधान के भाग 5 में ही अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। और संघीय कार्यपालिका का मुख्य कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को पारित करना होता है। क्या संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के मध्य संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। इसका प्रमुख कार्य संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को पारित करना है। क्या संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है और इसका प्रमुख कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को पारित करना है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी आदि शामिल होते हैं। क्या इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या लिख सकते हैं मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी आदि शामिल होते हैं। अब यदि हम बात करें राष्ट्रपति की, तो सबसे पहला इसमें जो पद आता है वह आता है राष्ट्रपति। सबसे पहला पद क्या है? राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका का सबसे पहला पद हो जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यदि हम थोड़ी सी बात करें तो भारत में क्या है? भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है, जिसके अंतर्गत समस्त शासन सत्ता को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है, जिसके अंतर्गत समस्त शासन सत्ता को 2 भागों में बांट दिया गया है। क्या भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है, जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत समस्त शासन सत्ता को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। क्या भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है, जिसके अंतर्गत समस्त शासन सत्ता को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। यदि आपसे पूछा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान भारत ने किस देश से ग्रहण किया है, तो ब्रिटेन से ग्रहण किया है। तो भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया जाता है और इसके अंतर्गत समस्त शासन सत्ता को दो भागों में बांट दिया गया। पहला नाम मात्र और दूसरा वास्तविक। पहला नाम मात्र और दूसरा वास्तविक। पहला नाम मात्र और दूसरा वास्तविक। क्या भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है, जिसके अंतर्गत समस्त शासन सत्ता को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला नाम मात्र और दूसरा वास्तविक। नाम मात्र का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, किंतु जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो होगा, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, परंतु इसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है तथा मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्या नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, किंतु राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग जो किया जाता है वह मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है और मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है और आपको ऑप्शन दिया जाता है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद, तो वहां पर आप मंत्रिपरिषद पर टिक करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, न कि प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो क्या है? राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, परंतु राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय राष्ट्रपति के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रपति के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या? भारतीय राष्ट्रपति के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रपति के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि औपचारिक प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख, संसदीय शासन का प्रमुख, गणराज्य का प्रमुख, रबड़ का स्टाम्प, राष्ट्र का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, देश का प्रमुख या देश का प्रथम नागरिक आदि नामों से भारत के राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है।
तो भारतीय राष्ट्रपति को अनेक नामों से जाना जाता है। नंबर 1 औपचारिक प्रमुख, औपचारिक प्रमुख, औपचारिक प्रमुख। नंबर 2 नाम मात्र का प्रमुख, औपचारिक प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख। कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख। संसदीय शासन का प्रमुख, संसदीय शासन का प्रमुख, संसदीय शासन का प्रमुख। गणराज्य का प्रमुख, गणराज्य का प्रमुख। रबड़ का स्टाम्प, रबड़ का स्टाम्प। राष्ट्र का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख। राष्ट्र का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख। और देश का प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। देश का प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक। तो भारतीय राष्ट्रपति के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि औपचारिक प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख, संसदीय शासन का प्रमुख, गणराज्य का प्रमुख, रबड़ का स्टाम्प, राष्ट्र का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख और देश का प्रथम नागरिक। इन नामों से राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेदों के माध्यम से हम राष्ट्रपति के बारे में समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। अब एक एक करके अनुच्छेदों के माध्यम से राष्ट्रपति को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 यानी कि आर्टिकल 52। तो अनुच्छेद 52 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 52 में ये बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां पर किया गया है, तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। अनुच्छेद 53 यानी कि आर्टिकल 53। तो अनुच्छेद 53 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। क्या? अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति जिसमें राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। क्या? भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। क्या?
अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54। तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ उल्लिखित है, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा परोक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाएगा। इसके अंतर्गत कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा परोक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाएगा। क्या? राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा परोक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाएगा। इसके अंतर्गत कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा परोक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्य के रूप में शामिल होंगे। क्या? जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्य के रूप में शामिल होंगे। क्या? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया और इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा परोक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य राज्य के रूप में शामिल होंगे। अब बात करते हैं आगे। अर्थात मनोनीत सदस्य तथा
राज्य विधान परिषदों के सदस्य अर्थात मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो क्या मनोनीत सदस्य, जितने भी मनोनीत सदस्य हैं और इसके साथ साथ राज्य की विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब बात करें आगे तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से दिल्ली तथा पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य के रूप में शामिल कर दिया गया था। तो क्या होता है, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से दिल्ली तथा पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य के रूप में शामिल किया गया। क्या 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से दिल्ली तथा पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली तथा पुडुचेरी को कब सम्मिलित किया गया? तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत सम्मिलित किया गया और इसे राज्य के रूप में शामिल किया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55। तो अनुच्छेद 55 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाएगा। तो क्या इसमें क्या बात की गई? राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाएगा। तो क्या अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाएगा।
अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा वीवी गिरी के बारे में। क्या? वीवी गिरी, वीवी वीवी गिरी, वीवी गिरी, वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे वह वीवी गिरी थे। तो वीवी गिरी के चुनाव में क्या हुआ? दूसरी वरीयता का प्रयोग किया गया था। वीवी गिरी के चुनाव में दूसरी वरीयता का प्रयोग किया गया और तथा जो वीवी गिरी हैं वह देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और ये श्रमिक यूनियन के नेता भी थे। और इन्हें क्या हुआ? इनके चुनाव को उच्चतम न्यायालय में चुनौती प्रदान कर दी गई, जिसके कारण इनको व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। क्या? वीवी गिरी के चुनाव में दूसरी वरीयता का प्रयोग किया गया था और जो वीवी गिरी हैं, वीवी गिरी देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे तथा वीवी गिरी श्रमिक यूनियन के नेता भी थे और वीवी गिरी के चुनाव में उच्चतम न्यायालय में चुनौती प्रदान की गई, जिस कारण इनको व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। क्या? इनके चुनाव में दूसरी वरीयता का प्रयोग किया गया। इनके चुनाव में दूसरी वरीयता का प्रयोग किया गया। यह भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे तथा यह श्रमिक यूनियन के नेता भी थे। श्रमिक यूनियन के नेता भी थे तथा ये श्रमिक यूनियन के नेता भी थे। इनके चुनाव को उच्चतम न्यायालय में चुनौती प्रदान की गई। इनके चुनाव में उच्चतम न्यायालय में चुनौती प्रदान की गई तथा इन्हें व्यक्तिगत रूप से उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा तथा इन्हें व्यक्तिगत रूप से उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। क्या? जो वीवी गिरी हैं, वीवी गिरी के चुनाव में दूसरी वरीयता का प्रयोग किया गया और जो वीवी गिरी हैं, वीवी गिरी देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे तथा जो वीवी गिरी हैं वो श्रमिक यूनियन के नेता भी थे और वीवी गिरी के चुनाव को उच्चतम न्यायालय में चुनौती प्रदान कर दी गई, जिस कारण क्या हुआ? इन्हें व्यक्तिगत रूप से उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 56 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। क्या? अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। यदि हम बात करें राष्ट्रपति के कार्यकाल की तो सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पहले भी वह अपने पद से मुक्त हो सकता है। क्या? सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु वह उपराष्ट्रपति को
अपना त्याग पत्र देकर, अपना त्याग पत्र देकर पहले भी पद से मुक्त हो सकता है, मुक्त हो सकता है। क्या? सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देने के बाद वह पहले भी अपने पद से मुक्त हो सकता है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 56 यानी कि आर्टिकल 56 के अंतर्गत किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। अब यदि हम बात करें तो जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के त्याग पत्र दिए जाने की सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान की जाती है। क्या? उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के त्याग पत्र दिए जाने की सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान की जाती है। क्या? उपराष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के त्याग पत्र दिए जाने की सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को प्रदान की जाती है। क्या? उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के त्याग पत्र दिए जाने की सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान की जाती है। यदि क्या हो, राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दिया जाए तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसको देगा? तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। तो अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान किया गया है कि भारत का कोई राष्ट्रपति कितने बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो क्या है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अर्थात कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति असीमित बार राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है। तो क्या भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अर्थात कोई भी व्यक्ति असीमित बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का प्रावधान किया गया है और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अर्थात कोई भी व्यक्ति चाहे तो असीमित बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 58 आर्टिकल 58
तो अनुच्छेद 58 में आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यताएं अर्थात भारत का राष्ट्रपति होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो और उसकी जो आयु हो वह 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। सबसे पहली बात आती है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। क्या पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वह लाभ के पद पर ना हो। क्या लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वह किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। इसमें क्या कहा गया कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो तथा जिसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो वही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा, जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वह व्यक्ति ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरा, भारत का राष्ट्रपति बनने का इच्छुक व्यक्ति किसी भी लाभ के पद को धारण न करता हो। और वहीं क्या है, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में तथा 50 सदस्य समर्थक के रूप में आवश्यक हैं। क्या राष्ट्रपति के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में तथा 50 सदस्य समर्थक यानी कि अनुमोदक समर्थक के रूप में आवश्यक हैं। क्या राष्ट्रपति के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में तथा 50 सदस्य इसके समर्थक के रूप में यानी कि अनुमोदक के रूप में आवश्यक हैं। एवं इस पद की जो जमानत राशि है वह 15,000 रुपए है। क्या राष्ट्रपति पद की जमानत राशि 15,000 रुपए है। 15,000 रुपए है। राष्ट्रपति की जो जमानत राशि है वो कितनी है, तो 15,000 रुपए की है। 15,000 रुपए राष्ट्रपति के चुनाव की जमानत राशि है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 59 की, आर्टिकल 59 की। अनुच्छेद 59 यानी कि आर्टिकल 59। तो अनुच्छेद 59 में क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 59 में कहा गया है कि कोई भी संसद या विधान मंडल का सदस्य राष्ट्रपति के पद को धारण नहीं करेगा तथा यदि किसी संसद या विधान मंडल के सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति के पद को धारण किया जाता है तो वह पद ग्रहण की तारीख से ही उसे वहां से त्यागपत्र देना होगा। क्या कोई भी संसद या विधान मंडल का सदस्य राष्ट्रपति के
पद को धारण नहीं करेगा, धारण नहीं करेगा, तथा यदि कोई संसद या विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति के पद को धारण करता है तो उसे उस तारीख से वहां से त्याग पत्र देना होगा। अनुच्छेद 59 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 59 में कहा गया कोई भी संसद या विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति के पद को धारण नहीं करेगा तथा कोई संसद या विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति के पद को धारण करता है तो उसे उस तारीख से वहां से त्यागपत्र देना होगा। अब बात करें आगे। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान अन्य किसी भी पद को धारण नहीं करेगा तथा राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्तों तथा सुविधाओं में कटौती नहीं की जाएगी। क्या राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान अन्य किसी भी पद को धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान अन्य किसी भी पद को धारण नहीं करेगा, या ये कहें कि अन्य किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा तथा उसकी पदावधि के दौरान उसके वेतन भत्तों तथा सुविधाओं में कटौती नहीं की जाएगी। क्या राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान अन्य किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा तथा उसके कार्यकाल के दौरान या उसकी पदावधि के दौरान उसके वेतन भत्तों तथा उसकी सुविधाओं में कटौती नहीं की जाएगी। यदि हम बात करें वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। क्या वर्तमान में भारतीय राष्ट्रपति का वेतन भारतीय राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है तथा यह भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। क्या वर्तमान में भारतीय राष्ट्रपति का जो वेतन है वह 5 लाख रुपए है और राष्ट्रपति का वेतन कहां से दिया जाता है? तो राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 यानी कि आर्टिकल 60। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान है। शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 60 के अनुसार
उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा उसकी अनुपस्थिति पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान तथा विधि के संरक्षण की शपथ प्रदान की जाती है। क्या है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उसकी अनुपस्थिति पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान तथा विधि के संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। क्या? अनुच्छेद 60 में क्या है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, अनुपस्थित हैं, ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान तथा विधि के संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। यदि पूछा जाए राष्ट्रपति को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति को संविधान तथा विधि के संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है, बल्कि राष्ट्रपति को संविधान तथा विधि के संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।